अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर प्रोग्राम संडे टॉक के साथ। जी हस्बे मक़बूल हम बहुत सारे इशू आपके साथ डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार कमर ज़मान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बजट बहुत करीब आ रहा है और सदर मुल्क जो पाकिस्तान के आरफ अलवी साहब हैं उन्होंने 7 जून को उसका इजलास भी तलब कर लिया है। तो इस बारे में आप क्या कहें कि अवाम को इस बजट में कोई रिलीफ मिलेगा कि जो डेट मिलेगी? जी देखें, हर साल तो यही होता है कि जो भी हुकूमत होती है बजट के हवाले से बड़े बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, बड़े ऐलानात किए जाते हैं। अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, छूट दी जाएगी, अवाम को सस्ती एशिया फराहम की जाएंगी, महंगाई जो है उसका जिन जो है वो बोतल में बंद कर दिया जाएगा और पता नहीं कहाँ जाके बह रहा है, अरब में गर्क कर दिया जाएगा। बड़े ऐसे दावे सुनने में आते हैं और गुज़िश्ता कई सालों से आप भी देख रहे हैं कि हर साल जो है वो आवाम को बजट जो है वो एक किस्म का एक एटम बम की तरह उनके सरों पर फटता है। उसके बाद फिर सारा साल मिनी बजट आते रहते हैं। उसके बाद जो आड़ती हैं या कोई ताजर हैं, सनतकार हैं या कोई आम दुकानदार है, हर सतह पर जो है आवाम की जेबों पर दिन दहाड़े डाका डाला जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। हर महीने जो है वो बजट बोला जाता है। अब तो देखना, जिस तरह एक मॉनिटरी अदारे बना दिए गए हैं तो बजट तो हर माह आ रहा है कि हर अदारा जो है, चाहे वो पेट्रोल का है, गैस का है, बिजली का है, वो हर माह जो है रेट मुकर्रर कर रहे हैं। तो बजट को ख़त्म कर दें। जो सालाना बजट बोला जाता है वो क्यों बोला जाता है? आप बजट में जो चीज़ें मुकर्रर करते हैं वो पूरा 1 साल तक जो है वो वहाँ पर उसका तसलसल कायम रहना चाहिए। 1 साल तक वो रेट हो या टैक्स हो वहाँ पर स्टिल होने चाहिए, ना उनमें इजाफा किया जाए। और हर माह जो है कभी पेट्रोल की कीमत कम ज़्यादा की जा रही है, कभी गैस महंगी की जा रही है, कभी बिजली महंगी की जा रही है। साल के 12 महीने तो ये तमाशा और ये मजाक चलता रहता है। तो फिर बजट जो है, सालाना बजट लाने का क्या फ़ायदा कि जब हर महीने आपने जो है मुख्तलिफ मॉनिटरिंग इदारों के ज़रिए बजट पेश करना है, आवाम को महंगाई की सूली पर लटकाना है, तो ये साल बाद ये क्यों ड्रामा रचाया जाता है? अब तवक्कुआत की आपने बात की है कि क्या आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा कि नहीं, और आप देखें तवक्कुआत तो जो हैं आवाम को हर साल होती हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल जो इदारे हैं, जो मालियाती इदारे हैं, उनकी भी फरमाइशें, उनका भी दबाव जो है ख़त्म होने में नहीं आ रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, शौकत अज़ीज़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं, और उसके बाद दीगर जो FBR के हुकाम हैं वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि IMF का उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। और दबाव क्या है? टैक्स बढ़ाए जाएँ बजट में, बिजली महंगी की जाए, गैस महंगी की जाए, और दीगर जो जहाँ से भी जो है रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है वो आवाम को निचोड़ कर हासिल किया जाए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये ऐलान किया है, इसको अगर हम सियासी तौर पर देखें तो वो ये चीज़ सामने आती है कि उन्होंने जो ऐलान किया है कि महज एक सियासी स्टंट है। उनका ऐलान ये है कि वो टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, महंगाई नहीं की जाएगी, बल्कि महंगाई ख़त्म की जाएगी। तो इस हवाले से जो चीज़ें हैं, और सबसे बड़ा जो चीज़ होती है उनमें ये होती है कि एक आम शहरी से लेकर उसमें किसान भी होता है, सनतकार भी होता है, उसके बाद मुख्तलिफ जो शोबे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो, चूँकि हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है, तो हमें ये देखना होगा कि किसानों को बजट में सबसे ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। ज़राई मदाखल जो हैं, ज़राई जो अशिया हैं उनके इस्तेमाल की, ट्रैक्टर हैं, टायर हैं, खाद है, ज़राई स्प्रे हैं, उसके बाद वो सस्ते किए जाएँ। हर साल ऐलान तो किया जाता है लेकिन ये चीज़ें सस्ती नहीं होती, जिसकी वजह से किसान को बड़ा मसला, और सबसे बड़ा मसला जो है कि वो कभी खाद उनको जाली मिलती है, कभी उनको ज़राई स्प्रे जाली मिलता है, जिसकी वजह से फसलें भी बर्बाद होती हैं। इस साल हुकूमत दावा कर रही है कि जो मुख्तलिफ जो नकदावर फसलें हैं उनकी जो पैदावार है बम्पर क्रॉप हुई है। तो बम्पर क्रॉप होने के बावजूद गंदा आटा नहीं मिल रहा, बम्पर क्रॉप होने के बावजूद चीनी दस्तियाब नहीं है, बम्पर क्रॉप होने के बावजूद कपास रुई का बहरान सामने आ रहा है सनतकारों को। तो ये बम्पर क्रॉप कहाँ हुई है? ये भी तो होना चाहिए ना कि अगर बम्पर क्रॉप हुई है तमाम फसलों की तो उसका रिजल्ट जो है वो निचले सतह पर मिलने चाहिए, रुई वाफर मिकदार में दस्तियाब होना चाहिए, धागा मिलना चाहिए सनतकार को, उसके बाद जो है वो आवाम को गंदम मिले, आटा वाफर मिले, चीनी वाफर मिले। लेकिन तमाम फसलें जो है बम्पर क्रॉप कहा जा रहा है, लेकिन वो जो है वो उसका जो असर जो है वो रिलीफ जो है वो आवाम को नहीं मिल रहा। और फाटफ ने जो शराइत आयद की थी, जो सिफारिशात दी थी, वो भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने उन 40 सिफारिशात में से 31 सिफारिशात पर अमल दरामद करवा लिया है। यानी कि वो कहा माना जा रहा है, कान इधर से नहीं इधर से पकड़ लिया है कि IMF का दबाव नहीं मान रहे, लेकिन फाटफ का दबाव मान लिया गया है। और 21 जून को ये कहा जा रहा है कि ग्रे लिस्ट में आने जो है मतवक्को है कि उसमें ग्रे लिस्ट का फैसला हो जाएगा। बजट की आपने बात की तो वो 11 जून को
11 जून को बजट पेश किया जा रहा है और इसमें ये सुनने में आ रहा है कि ये बजट जो है 8,000 अरब रुपए का बजट होगा, जिसमें ऐलान किया गया है, तजवीज़ किया गया है कि तनख्वाहें जो है सरकारी मुलाजमीन की वो 15% उसमें इजाफा किया जाए और इसके अलावा जो तनख्वाहदार तबका है पूरे मुल्क में उस पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। दफाई बजट जो है हमारा बड़ा अहम होता है हर साल, तो इसमें भी ये पता चला है कि दफाई बजट जो है वो 1400 अरब रुपए से ज़ायद का रखे जाने का इम्कान है और अशिया और सर्विसेज खिदमात हैं जो उन पर जो है वो यकसा तौर पर जनरल सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ है कि अशिया पर पहले GST जो है वो और उसका टैरिफ होता है और सर्विसेज जो होती हैं मुख्तलिफ जो लोगों की है उनमें बुकला आते हैं, डेंटिस्ट आते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, कोई भी हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं तो उन पे GST लगा होता था, लेकिन इस दफ़ा उसका टैरिफ एक जैसा रखने की उम्मीद की जा रही है। इसके बाद ये भी तजवीज़ की जा रही है कि जो FBR और सूबाई टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको ख़त्म करके, उनको जम करके नेशनल टैक्स अथॉरिटी जो है वो बना दी जाए और टैक्स जो अथॉरिटी एक बनाने का जो सिफारिश की गई है कि वो बनाई जाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं जो बजट में अभी जो उसके खद्दोखाल वाज़े हो रहे हैं मुख्तलिफ़ जगह से, हुकूमती सतह से, निजी सतह से, अपोजिशन की तरफ से जो बातें आ रही हैं, तो उनसे ये जो है वाज़े मतलब हो सकता है इसमें ये हुकूमत तो ये कह रही है कि ये एक टैक्स फ्री बजट होगा, आवाम दोस्त बजट होगा। अपोजिशन का ये कहना है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि अपोजिशन ने यह दावा भी किया है कि वो अपना बजट भी पेश करेंगे असम्बली में। तो ये चीज़ें जो तमाम जो इशारियाँ हैं मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। अब उम्मीद की जा सकती है कि आवाम को तकलीफ की बजाय इस बजट में रिलीफ मिले और जो हर माह कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि हर माह मुख्तलिफ इदारों की तरफ से जो कीमतें अप डाउन की जाती हैं, बिजली महंगी की जाती है, उसकी इतने पैसे कम कर दी, इतने पैसे गैस महंगी कर दी, इतने पैसे टैक्स महंगा गैस सस्ता कर दी है। तो ये सिलसिला जो माहाना की बुनियाद पर ये ख़त्म होना चाहिए। साल बाद जो बजट पेश किया जाता है उसमें जो एक दफ़ा टैक्स लग गया है, जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं, उनको पूरा साल तक जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, इसमें आपने अभी दो बातें की हैं कि एक तो आप कह रहे हैं कि ये साल का बजट पेश नहीं करना चाहिए क्योंकि रोज़ बजट पेश होते हैं। दूसरा, किसानों की बात की आपने कि इस दफ़ा बहुत सारी फसल हुई है गंदम में, लेकिन देखें ना इतनी महंगी गंदम बिकी है, इसका अगर हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदम ली है तो सस्ता भी तो होना चाहिए, इतनी महंगाई में वो बिकी है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि क्योंकि बड़ी बात सुने, आवाम को पूरा साल एक इंतज़ार होता है कि बजट आएगा उसमें हमें रिलीफ मिलेगा, तो ऐसे तो उनका ख्यालात भी, उनका जो इमेज वो ख़राब हो जाएगा। मैं वही चीज़ मैं पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुकूमत अगर ऐलान करती है तो उस पर अमल दरामद भी कराए। अगर वो कहती है, अभी हुकूमत के जो अमायदीन हैं, ज़ोमा हैं, वुज़रा हैं, वो जगह जगह दावे करते फिर रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी कोई सेमिनार से खिताब कर रहे हैं, तो दावे तो वो कर रहे हैं कि गन्ने की बम्पर क्रॉप हुई है, बिल्कुल गंदम की बात की जाए तो बम्पर क्रॉप हुई है, तो फिर कपास की बात की जाए तो बम्पर क्रॉप हुई है। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि अगर उनका अल्टरनेट रिजल्ट जो मिलना है, अगर कपास की बात की जाए तो वो रुई और धागे की शक्ल में सनतकारों को मिलना है रिजल्ट, ठीक है ना जी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ओनर है उनको मिलना चाहिए कि उनको धागा वाफर मिले। धागे के लिए तो वो तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, धागे पे तो सट्टेबाजी हो रही है। मतलब गंदम को जो 2100 मन बिक रही है, आम बंदे को क्या रिलीफ मिला उससे? वही चीज़ है ना, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, आटा मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। बिल्कुल। जो मुख्तलिफ जो अजला की ज़िली इंतज़ामिया है उन्होंने जो महकमा खुराक की तरफ से जो चक्की मालकान को सब्सिडी जो दी जाती थी गंदम सब्सिडाइज, वो देना बंद कर दी है। तो वो क्यों बंद किया? अगर गंदम जो है बम्पर क्रॉप हुई है, वाफर मिकदार में गंदम दस्तयाब है, अवेलेबल है मुल्क में, तो फिर जो चक्की मालकान को जो सब्सिडी पर जो गंदम फराम की जाती थी, वो कोटा दिया जाता था, वो कोटा क्यों बंद किया? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, आवाम से हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं। इसी तरह जो सनतकारों को अगर धागा नहीं मिल रहा, रुई नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि वो कुछ चीज़ छुपाई जा रही है। गन्ने की बात कर रहे हैं कि चीनी भी पूरी नहीं मिल रही। चीनी कहाँ जा रही है? अगर बनती है तो कहाँ जा रही है? बम्पर क्रॉप हुई है गन्ने की, अगर बम्पर क्रॉप हुई है तो उसी हिसाब से इसका मतलब है कि दो चीज़ें हैं, या तो बम्पर क्रॉप नहीं हुई, झूठे दादोशुमार पेश किए जा रहे हैं, या वो चीनी जो बनी है फैक्ट्रियों में बन रही है वो चोर बाजारी अभी जारी है, वो 2 नंबर तरीके से ब्लैक मार्केटिंग से वो जो है वो दूसरे मुल्कों को उसकी जो एक्सपोर्ट की जा रही है वो भेजी जा रही है। बिल्कुल भट्ट साहब, इसमें कुछ डेफिनेटली दाल में काला है, क्योंकि अगर बम्पर चीज़ें आई हैं हमारे पास तो वो आवाम तक तो पहुंची नहीं अभी तक। आवाम तो अच्छा नाज़रीन कहीं जाइएगा ना, मिलते हैं तो छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, शो में दोबारा हाजिर हैं। अच्छा बट साहब, पीडीएम जो है वो फ़ौज को तलब करना चाह रही है कि फ़ौज को बुला लिया जाए, गवर्नमेंट को घर भेज दिया जाए, इसमें क्या मामला है? देखें जी, मामला क्या है, ये तो पाकिस्तान की एक रवायत है, पाकिस्तान की एक सियासी जो है एक हिकमत अमली है अपोजिशन की हर दौर में। जमहूरियत के बड़े दावेदार हैं ये सब लोग। जी बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब वो हुकूमत में होते हैं तो जमहूरियत का राग लाते हैं, जब अपोजिशन में आ जाते हैं तो फिर वो अमरीत को याद करना शुरू कर देते हैं। कभी फ़ौज को बुलाते हैं, कभी किसी और कुव्वत को बुलाते हैं, कभी इंटरनेशनल आलमी कुव्वतों को दावत देते हैं, जैसा गुज़िश्ता दौर में हुआ था। तो ये इसमें जो है वो अपोजिशन से जब कुछ नहीं बन पड़ता, ना उसको पार्लियामेंट में कुछ होता है, ना वो सड़कों पर आवाम से कुछ करवा सकती है, ना खुद उसमें इतनी हिम्मत है, तो फिर यही हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि आखिरी हरबे के तौर पर फ़ौज पर प्रेशर डाला जाता है कि फ़ौज को इन्वॉल्व किया जाए सियासत में। और यही काम आप अपोजिशन कर रही है कि फ़ौज जो है उसको दावत दी जा रही है कि वो आकर इक़्तिदार संभाले, नए इलेक्शन करवाए। मौजूदा हुकूमत जो है वो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है मुल्क को तबाह कर रही है, इकानमी तबाह कर दी है, मुल्क की सलामती ख़तरे में डाल दी गई है, कश्मीर के मसले को उजागर किया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब आपने देख लिया कि पहले इस्तीफ़ों का बड़ा ऐलान किया गया था। अपोजिशन के लिए जो लीडर हैं पीडीएम के, वो कह रहे थे कि जी ये एटम बम है इस्तीफ़ों का जो हमारा ऑप्शन है। कभी कहते थे लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद, कहाँ गया लॉन्ग मार्च तो क्या इनसे शॉर्ट मार्च भी नहीं हो सका। इस्तीफ़े देने की तो दूर की बात है, ये तो असम्बलियों से इस्तीफ़े देने तो दूर की बात है, ये तो अपनी जो अपोजिशन का इत्तेहाद है पीडीएम, वहाँ से इस्तीफ़े दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफ़ा दे चुकी है, निकल चुकी है पीडीएम से। और अब देखें इसके बाद किस पार्टी की बारी है, उसमें आप देखें कि पीडीएम जो है वो बनाया गया था जमहूरी जद्दोजहद के लिए, लेकिन इसमें अगर आप गुज़िश्ता जो है चंद माह की जो इनकी कारकर्दगी पीडीएम की देखें, इनके बयानात देखें, इनकी मीटिंग्स का हवाला देखें, तो आपको वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाएगा कि अवाम और जमहूरियत के हवाले से इन्होंने कभी बात नहीं की। इन्होंने बात की है तो अपने अपने ज़ाती मफादात, अपनी ज़ाती जो है कामों के हवाले से बात की है कि किसी तरीके से इनको एनआरओ मिल जाए, किसी तरीके से इनकी जान छूट जाए, इनके ख़िलाफ़ जो नैब में केसेस हैं, मुख्तलिफ जो इदारों में केसेस हैं FIA में, वो ख़त्म कर दिए जाएँ और इनको कुछ ना कहा जाए, इनको जो मुक़द्दस गाय मान लिया जाए। नून लीग की बात की जाए तो वो जो है वो अपने लिए रिलीफ मांग रहे हैं, नवाज़ शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए। अब देखें मरीम नवाज़ साहबा जो है कितना वो बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, कितने वो बातें कर रही थी, वो इस तरह के ऐलानात कर रही थी कि बस एक हफ्ते की बात है, चंद दिनों की बात है, हुकूमत ख़त्म हो रही है, ये हो रहा है, कोई हमें रोक के दिखाए। तो क्या हुआ, कहाँ गई मरीम नवाज़? उनका एक भी बयान आजकल सामने नहीं आ रहा। नवाज़ शरीफ जो है, शहबाज शरीफ जो हैं वो अब सामने आ गए हैं। उन्होंने आकर जो है वो पीडीएम को संभाल लिया है। तमाम जो पीडीएम के हवाले से हैं वो बातें अब शहबाज शरीफ के हवाले से सामने आ रही हैं। मतलब कोई डील्स के नतीजे तो नहीं है, कोई डीलें हो गई इनकी, कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने लिखा कि इसमें कोई डील्स हैं कि अगले वज़ीर आज़म तक उनकी रसाई पहुँच। देखें जी, ये बात हम पहले प्रोग्रामों में भी कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ हैं जो वो कुछ प्रो इस्टेब्लिशमेंट और प्रो गवर्नमेंट नज़र आते हैं। उनकी पॉलिसी ये नहीं है, टकराव की पॉलिसी नहीं है शहबाज शरीफ की, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ को तस्लीम कर चुके हैं। उनको इल्म हो चुका है कि जो साबका दवार में जो कुछ भी होता रहा है वो शिकंजा जो है उनकी गर्दन में फिट होना, वो चाहे किसी ने भी किया है, वो नवाज़ शरीफ का है, वो शाह खाकान अब्बासी के हैं, वो इसहाक डार के हैं, वो चाहे किसी के भी हैं, तो वो उनको पता चल चुका है शहबाज शरीफ को, वो ग्राउंड रियलिटी को तस्लीम कर चुके हैं ज़हनी तौर पर कि शिकंजा शरीफ फैमिली की गर्दन में फिट होना है। तो इसलिए अब वो डील की तरफ आए, और डील मेरा भी गालिब इम्कान यही है कि कोई बातचीत जो है वो अंदर खाते हो चुकी है। और चाहे जो हुकूमती ज़ुमा है वज़रा जितना मर्जी वो ऐलान करते रहें कि जी शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देंगे, उनको ये हो गया है, वो हो गया। लेकिन नवाज़ शरीफ के बारे भी तो ये कितने बुलंदबाग दावे किए जाते रहे हैं कि नहीं जाएंगे, नहीं जाने देंगे। वज़ीर दाखिला भी कहते रहे, वज़ीर इत्तलात भी कहते रहे, हर वज़ीर जो सूबाई है वफाकिया वो यही ऐलान करता है कि नवाज़ शरीफ को नहीं जाने देंगे जी, नवाज़ शरीफ को जी लटकाएंगे हम, इनसे जी कौम का पाई वापस लेंगे। तो वो बाहर बैठे, तो वो कहाँ गए? वो आराम से चले गए, ठीक है ना, मक्खन में से बाल की तरफ चले गए। कहाँ उनसे पाई वसूल की गई, कहाँ उनको जनाब वो शिकंजा उनका जो है नैब का उनके खिलाफ जो है वो सख्त किया गया। मज़े कर रहे हैं वो वहाँ जनाब, खापे उड़ा रहे हैं वो। तो ये चीज़ है। शहबाज शरीफ की जी जो है वो इसी तरह अपने भाई की तरह बाहर जाएंगे,
ڈیل ہو چکی ہے. اس کا مطلب وہ چلے جائیں گے جلد ہی, اس سے پہلے WhatsApp چلے جائیں گے. پی ڈی ایم سے جی پی نکل گیا ہے, ٹھیک ہے نا, پیپلز پارٹی نکل گئی ہے, اور باقی اب ڈی اور ایم رہ گئے ہیں. ابھی میرا خیال ہے یہ جو ڈی اور ایم ہے یہ اپنے درمیان جو ہے نا وہ اے کو ڈال لیں, ڈیم بن جائے گا ملک میں. جو یہ کہہ رہے ہیں ڈیم نہیں بن رہے, تو یہ اسی طرح ڈیم بنا لیں. بالکل ایسا. تو یہ امید ہے کہ بہت جلد جو ہے نا یہ شہباز شریف, عید تو ابھی کافی دور ہے, شہباز شریف جو ہے نا یہ بجٹ منظور کروا کر تو فوری بات جو ہے نا ان کو یہ چھوٹ دے دی جائے گی. ظاہری بات ہے جی, اپوزیشن کو استعمال کیا جاتا ہے. پہلے بھی آپ دیکھیں کہ پہلے بھی آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں کتنے بلز ہیں جو بلز مختلف جو حکومت سامنے لائی ہے, تو اپوزیشن خاص طور پر نون لیگ کہتی رہی ہے, شہباز شریف کہتے رہے کہ ہم یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم یہ قانون نہیں بننے دیں گے. تو آپ دیکھیں بعد میں وہ اکثریت سے وہ بل پاس ہوتا رہے. وہ فرشتے آ کر جو ہے وہ اس بل کی حمایت میں ووٹ ڈالتے رہے. وہ اسمبلی کے ممبرز ہی ہیں, وہ چاہے پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ چاہے نون لیگ کے ہیں, چاہے وہ کسی کے بھی ہیں, وہ اسمبلی کے اندر جو ممبرز ہیں وہی ووٹ ڈالتے رہے ہیں. تو اب بھی ایسا ہی ہوگا, بجٹ منظور ہو جائے گا. اچھا, مولانا فضل الرحمان جو اسٹیبلش کے بارے میں بیانات دیتے ہیں اور گورنمنٹ کے بارے میں دیتے ہیں کہ ایک اشارے کی کمی صرف آس ہے اور گورنمنٹ چلی جائے گی, کیا اس میں سچائی ہے؟ اور دوسرا سر, آپ نے ابھی پیپلز پارٹی کا ذکر کیا ہے, تو پیپلز پارٹی بالکل ہی چلی گئی ہے اس پی ڈی ایم سے, اور انہوں نے اپوزیشن سے بالکل راہ اختیار کر لی. دیکھیں جی, یہ آپ آصف علی زرداری کی سیاست کو جانتے ہیں کہ سابقہ ادوار میں کیا کیا القاب ان کو ملے, ٹھیک ہے نا جی. بالکل 100% کا لقب دیا گیا ان کو. اس کے بعد ان پہ بہت سے الزامات آئے ہوئے, وہ کہاں کیسے نکل گئے ہیں. یہ ان کا ایک, میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی ان کی گیم ہے کہ وہ ہر مشکل سے نکل جاتے ہیں. انہوں نے پی ڈی ایم کو, جہاں تک جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میری آبزرویشن ہے, پی ڈی ایم کو بطور ایک ٹول استعمال کیا ہے ایک وقت, مخصوص وقت تک کے لیے. وہ استعمال کر کے تو وہ اپنا فائدہ اٹھا کر وہ سائڈ پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا کیا حال ہونا ہے. تو وہ ابھی دیکھیں نا, بلاول یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بجٹ نامنظور کروائیں. انہوں نے شہباز شریف کو اوپن آفر کیا کہ اگر آپ بجٹ کو نامنظور کروانا چاہتے ہیں تو میرے جو ارکان اسمبلی ہیں میں آپ کو دیتا ہوں, آپ ان کو ساتھ لے کر کروائیں. اب دیکھیں یہ بیان کیوں دیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے. وہ بہت سیانہ بندہ ہے, وہ اسی لیے ان کو دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ پورا یقین ہے کہ نون لیگ اور خاص طور پر شہباز شریف بجٹ اندر کھاتے منظور کروائیں گے. بالکل. تو اسی لیے انہوں نے شہباز شریف کو آگے کر دیا کہ آپ سربراہی کریں, آپ آگے لگے, پیپلز پارٹی کا ارکان آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ بجٹ نامنظور کرائیں. اب دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی استعفوں کے ساتھ جو لانگ مارچ کو نتھی کرنے والے ہی حکومت کے سہولت کار ہیں. تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ استعفے کون مانگ رہا ہے ان سے؟ استعفے نون لیگ مانگ رہی ہے. نون لیگ, ٹھیک ہے نا جی, نون لیگ استعفے مانگ رہی ہے. تو بلاول انہیں کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہم سے استعفے مانگ رہے تھے کہ لانگ مارچ سے نتھی کر رہے ہیں استعفوں کو, تو یہی حکومت کے سہولت کار ہیں. وہ کھل کے بات نہیں کر رہے بلاول, لیکن وہ بڑے طریقے سے اپنی بات جو ہے وہ سمجھا گیا گھما پھرا کر کہ ان کو نون لیگ پر یقین نہیں ہے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کے سہولت کار ہے. اس کے اب اس سے زیادہ بڑی بات میں کیا کہوں کہ جب ایک بڑی پارٹی کا سربراہ کھلے طور پر کہہ رہا ہے دوسری پارٹی کے سربراہ کو کہ یہ خود حکومت کے سربراہ ہیں, تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ مریم کیوں سائڈ پہ ہو گئی ہے؟ مریم یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سچویشن کریٹ کی گئی ہے, بہت بڑا ایک ہمارے سامنے ایک الارمنگ چیز ہے. آپ اسی کو دیکھیں نا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے مریم نواز ہی جو ہے پی ڈی ایم کو گائیڈ کر رہی ہیں, پی ڈی ایم کی سربراہی کر رہی ہیں, تو ایک دم سے وہ خاموش ہو گئی. اب ٹویٹر بھی ان کا خاموش ہے, ان کی تقریریں بھی بند ہیں, چھوٹے چھوٹے جو مختلف علاقوں میں جا کے وہ ورکر کنونشن کر رہی تھیں وہ بھی بند ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دیوار کے پیچھے کچھ معاملہ طے ہو رہے ہیں اور وہ جلدی سامنے آ جائیں گے ان کی چیزیں. تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ بھٹ صاحب یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت چل رہی پی ٹی آئی کی, یہ مکمل طور پر اپنے 5 سال پورے کرے گی, اس کے بعد الیکشن ہوگا. دیکھیں ابھی آپ نے بات کیا مولانا فضل الرحمان کی, ان کا یہ تازہ فرمان سامنے آیا کہ جی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والے اگر پیچھے ہٹ جائیں تو حکومت کا دھرم تختہ ہو جائے گا. تو یہ مولانا فضل الرحمان بھی سیاسی شعور اتنا تو رکھتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کو اقتدار میں لانے والا کون ہوتا ہے؟ مقتدر حلقے ہی ہوتے ہیں. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں وہ مقتدر حلقے کہ جب یہ حکومتی جو ہے عمائدین ہے, حکومت جو ہے یہ راہ سے ہٹ رہی ہے, حکومت مخالف جو ہے وہ اقدامات میں ملوث ہو رہی ہے, تو پھر ان کو حرکت میں آنا پڑتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو جو لائے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں؟ مولانا فضل الرحمان کی ایک بچگانہ سوچ ہے. حکومت کے 5 سال پورے ہوں گے, یہ
नून लीग भी यही चाहती है कि हुकूमत के 5 साल पूरे हों। जी नाज़रीन, बिल्कुल नून लीग भी यही चाहती है कि 5 साल पूरा है। कहीं जाइएगा ना, छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं नए इशू के साथ। जी डॉक्टर साहब, कोरोना जो है वो छुट्टियों पर जा रहा है, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, तो दूसरा वैक्सीनेशन भी बड़ी तेज़ी से गवर्नमेंट लगवा रही है और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, क्या कहेंगे इस बारे? देखिए जी, तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो तो कोरोना वायरस के हवाले से भी थे। जब पहली लहर आई थी उस वक्त भी लोगों को बड़े खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये साइड इफेक्ट हो रहे हैं ना। उसको उस वक्त भी ड्रामा करार दिया गया था। सोशल मीडिया पर वैसे भी बहुत सी थ्योरीज सामने आई थी कोरोना की बीमारी के हवाले से, और वो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त बढ़ते हैं जब हुकूमत की तरफ से या मुतल्लिक़ा महकमों की तरफ से कोई वाज़ेह जो है ना वो लाइन नहीं दी जाती। तो यही सूरत हाल अब देखें ना, ये सोशल मीडिया की वजह से ना दुनिया जो है ना एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो एक सेकंड में जो एक चीज़ जो है दुनिया के किसी एक मुल्क में हज़ारों किलोमीटर दूर जो एक बात होती है वो चंद सेकंड में पूरी दुनिया में जो है वो गर्दिश कर रही होती है, वायरल हो जाती है। एक गांव में जो किसान बैठा हुआ है उस तक भी वो पहुंच जाती है। पहले तो ये था कि एक खबर या एक इशू चलता है, वो टीवी पर डिस्कस होता है, अखबारों में होता था, अखबारों में आता है, फिर जाके कोई बात लोगों को तो हफ्ते बाद पता चलता था। लेकिन अब तो ये सोशल मीडिया की वजह से सेकंड्स, अब इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और बहुत सी चीज़ें हैं, तो सेकंड्स के अंदर जो है वो पूरी दुनिया में एक छोटी से छोटी सतह पर भी जो है वो चीज़ वो इतला जो है वो पहुंच जाती है। तो ये खदशात इसलिए बढ़ रहे हैं कि ये टूल, ये हथियार जो है ना एक सोशल मीडिया का, ये हर किसी के हाथ में आ चुका है। मामूली सा बंदा भी जो है ना उसके हाथ में ये टूल है, तो उसकी वजह से हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक, माइंड के मुताबिक वो चीज़ बनाता है और बनाकर वो सोशल मीडिया पर शेयर करता है, पोस्ट करता है। फिर ये होता है कि एक शख्स, एक बंदा या एक शख्सियत जो है वो किसी भी हवाले से अपने खदशात और तफज़ात का इजहार करती है, तो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, उसके जो मानने वाले होते हैं, वो उस चीज़ को उसके फ़रोग़ में जो है वो अहम इक़दाम जो होता है उनका अहम हिस्सा होता है कि वो सेकंड्स में वो उसको जो है ना वो वायरल कर देते हैं। तो ये खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, हर चीज़ के बारे में रहेंगे। आप दुनिया की किसी भी चीज़ को उठा लें, किसी शख्सियत को ले लें, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात होते हैं उनके बारे में। इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं लोगों को लगवाने के बाद, उसमें आप क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन की बात आपने की ना, वैक्सीनेशन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ रहे हैं ना, वो उनकी जो तादाद है वो एक तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो आटे में नमक के बराबर है जी। और दूसरी चीज़ ये है कि वो साइड इफ़ेक्ट्स जो आ रहे हैं वो ऐसे लोगों में सामने आ रहे हैं, उनका पता चल रहा है बाद में, उनकी जो तशख़ीस की जाती है, उनके टेस्ट किए जाते हैं, तो पता चल रहा है कि वो उनको उसके साथ कोई और मर्ज़ लाहक है, कोई और मर्ज़ लाहक है पहले से, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा मसला बना है। लेकिन ये कोई संगीन मसला नहीं बना। मेरे सामने भी ऐसे कुछ वाक़यात आए हैं कि बाज़ लोगों को बुखार हो गया है और तेज़ बुखार हो गया, एलर्जी हुई है, और जब मैंने थोड़ा सा उस पर थोड़ा देखा है, उसके पीछे तहकीक की है, तो वो पता चला कि जिनको एलर्जी हुई है उनको उसके साथ किसी को कोई शुगर की प्रॉब्लम थी या कोई और मर्ज़ था, गुर्दे का प्रॉब्लम था या कोई ना कोई इसको बीमारी थी पहले। बिल्कुल, तो ये चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। बाज़ लोग ज़हनी तौर पर खौफज़दा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मामूली सा उनको बुखार हो जाता है और वो एक आध दिन रेस्ट करते हैं, पैनाडोल खाते हैं या कोई और डॉक्टर से मशवरे के बाद कोई मेडिसिन लेते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात आपने की स्कूल खुलने की, बच्चों की छुट्टियां वो ख़त्म हो गई, कोरोना की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो बड़ी अच्छी बात आपने की है कि तफरीही मकामात भी खुल गए हैं, पार्क्स भी खुल गए हैं। तो इसके साथ साथ पहले जो हम शहरियों की वैक्सीनेशन हो रही थी, तो जब हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि जी स्कूल खोले जाएँ, बच्चे घरों में जो हैं वो उनकी तालीम का हर्ज हो रहा है, तो अब स्कूल खुले हैं, तो असातिज़ा की वैक्सीनेशन का भी उन्होंने कह दिया है कि हंगामी बुनियादों पर असातिज़ा की वैक्सीनेशन की जाए। 7 जून से स्कूल खुल रहे हैं, तो उससे पहले लेटर्स जारी हो गया कि इनकी असातिज़ा की वैक्सीनेशन जो है कंप्लीट की जाए। तो सख्ती से कहा गया है बच्चों की भी वैक्सीनेशन होनी है, वो आने वाले वक्त में होगी। और अभी देखें कि ये एक वैक्सीनेशन के हवाले से ये बात कहूँगा, कोरोना खासतौर पर कोरोना में लॉकडाउन भी रहा है, आपने देखा कितनी सख्ती की गई, 6 बजे का टाइम कर दिया गया, कभी 8 बजे का टाइम कर दिया गया, दुकानें, कारोबार, मार्केटें, हर चीज़ बंद कर दें जनाब। और हफ्ते में 2 दिन जो है वो किसी शहरों में जुम्मा और हफ्ता लॉकडाउन रहा है, कहीं हफ्ता इतवार का लॉकडाउन रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा जो नाजायज़ फ़ायदा उठाया है वो करप्शन का फैलाव भी हुआ है। अगर हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने की कोशिश की है, तो इस दौरान जो है लॉकडाउन के दौरान करप्शन का फैलाव बहुत हुआ है। सबसे ज़्यादा जो नाजायज़ फ़ायदा वो पुलिस के महकमे ने उठाया।
पुलिस की तरफ से जितनी करप्शन ये कोरोना लॉकडाउन के दौरान की गई है, मेरा ख्याल है कभी तारीख में इतनी बड़ी करप्शन नहीं की गई होगी कि छोटी छोटी दुकान पे जाकर भी पुलिस एहलकार वहाँ से कहीं से पैसे लेते रहे हैं। अगर वो जिस चीज़ की भी दुकान है वहाँ से वो चीज़ें लेते रहे हैं। ऐसे वाक़यात सामने आए हैं कि हत्ता के जो ये जो गारमेंट्स की दुकानें जो चोरी खोली हुई थी जिन्होंने, वो शटर नीचे किए हुए थे, तो पुलिस एहलकार वहाँ पे जाके तो एक एक दुकान से 6-6 वहाँ पर जो है वो सूट्स लेते रहे हैं, पैसे लेते रहे हैं। तो इसकी तरफ जो है किसी ने तवज्जो नहीं की। आईजी पंजाब या पुलिस का महकमा जो है उनको इसकी तरफ जो तवज्जो करनी चाहिए थी ख़ास तौर, लेकिन वो नहीं की गई। उसकी आड़ में बहुत नाजायज़ कमाई की गई है। जी बिल्कुल भट्ट साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे महकमों ने बहुत सारी करप्शन की, स्पेशली पुलिस ने। और इसमें ये है कि अब नाज़रीन वैक्सीनेशन जो है उसमें तहफ़्फ़ुज़ात तो आपको हैं, लेकिन उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भट्ट साहब एक और इशू है बड़ा अहम, यूटिलिटी स्टोर जो हैं उनके बारे में इंकशाफात हुए कि वो दुकानदारों को सिर्फ चीनी वगैरह देते हैं, आम शहरी को नहीं देते। इसमें क्या आप कहेंगे? देखिए जी, ये माह रमज़ान के दौरान भी ये चीज़ सामने आई थी जब हुकूमत ने सब्सिडाइज चीनी जो है यूटिलिटी स्टोर्स पर फ्राहम की थी और पाबंद किया गया था कि आवाम को इतनी मकदार में चीनी दी जाएगी। तो उसके साथ यूटिलिटी स्टोर्स के अमले ने क्या किया था कि अपने तौर पर नाकस अशिया जो थी यूटिलिटी स्टोर पर, दीगर अशिया फरोख्त की जा रही थी जिनमें चाय भी थी, साबुन भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी, घी भी था। तो वो नाकस चीज़ें को ख़रीदने पर मजबूर किया जाता कि इतनी अमाउंट की आप रकम खरीदेंगे तो तब जाके आपको सिर्फ 1 किलो चीनी मिलेगी। लेकिन उसके अगेंस्ट क्या हो रहा था कि जो उनके मंजूर नज़र अफराद थे, जो दुकानदार थे, जो होलसेल का काम कर रहे थे चीनी का, उनको वाफर मिकदार में लोडर रिक्शे और वैगने भर भर के उनको चीनी भिजवाई जाती रही है। उनको बड़ी मिकदार में चीनी दी गई है। और वो सिलसिला अगर यूटिलिटी स्टोर्स के हुकाम वो सिलसिला उस वक़्त माह रमज़ान में काबू पा लेती, उस पर हुकूमत जो उस पर गौर करती है, हुकूमत उस पर पकड़ करती, सख्त इक़दाम करती, उनको सज़ाएँ दी जाती, तो ये सिलसिला रुकता। लेकिन अभी तक माह रमज़ान ख़त्म हो चुका है, ईद गुजर चुकी है, लेकिन अभी भी यूटिलिटी स्टोर्स का अमला यही प्रैक्टिस जारी रखे हुए है कि वो दूध दही की दुकानों पर बड़ी मिकदार में 20 किलो 30 किलो चीनी फराहम कर रहा है। हालांकि इस पर पाबंदी है इतनी मिकदार में चीनी देने पे। वो जनरल स्टोर जो है वहाँ पर चीनी फराहम कर रहा है। वो जो होलसेल का काम करते हैं चीनी का, उनको फराहम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी जब जाता है, रोज़ाना लंबी लाइनें लगाते हैं वहाँ पर, उनको जलील किया जाता है, चीनी नहीं है जी, चीनी ख़त्म हो गई है। रोज़ाना लोग जाते हैं सास पे कि हमें यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीनी मिलेगी, सब्सिडाइज चीनी मिलेगी, लेकिन वो रोज़ाना चक्कर लगा के लोगों ने, अपने दिहाड़ीदार लोग हैं, अपने काम पे जाना होता है, वहाँ पे जाकर रोज़गार कमाना होता है, मजदूरी पे जाना होता है, तो वो काम से लेट होते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर जाकर लाइनों में लग जाते हैं। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स का अमला जो है उनको चीनी नहीं देता, रोज़ाना यही जवाब होता है। लेकिन जो उनको रिश्वत देता है, जो उनके मंजूर नज़र अफराद हैं, उनको चीनी जो है ऑफर मिकदार में मिल रही है। वज़ीर आला पंजाब को, यूटिलिटी स्टोर्स के हुकाम को, वज़ीर आज़म इमरान खान को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसा करप्ट रासर जो यूटिलिटी स्टोर्स में बैठे हुए हैं उनको एक तो बरतरफ किया जाए और उनसे वो जो कौमी खजाने की लूटी की रकम है वो वापस ली जाए। जी बिल्कुल भट्ट साहब, कई जगह पर तो ऐसा होता है कि लाइन में लगे होते हैं लोग और जब उनकी बारी आती है तो वो चीनी ख़त्म हो जाती है। ये इशू बड़े पुराने हैं। जो आपने इमरान खान की बात की, वज़ीर आला की बात की, वो कहाँ जाते हैं, वहाँ पे विज़िट भी नहीं करते हैं, उन्होंने कहाँ से चीनी लेनी है। तो नाज़रीन, ये बहुत सारे इशू थे, हमने आपके साथ डिस्कस किए, तज़िया लिया भट्ट साहब से। इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।